अध्याय 601। अच्छा होता अगर यह पहले हो जाता। अर्जुन ने असहाय होकर गंदगी साफ की। 9वीं राजकुमारी ने सूप पी लिया तो उसने एक पल सोचा और अचानक उसके हाव भाव बदल गए। वह फिर से अर्जुन की ओर झपटी। जब तुम मुझे जंगल से वापस लाए थे तो तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से उसे रोक लिया और उसके शरीर पर लटक गई। उसने अपने तीखे दांतों से अर्जुन के हाथ को काटा और कुतर दिया। अपनी कुलीन पहचान पूरी तरह भूल गई। तुम अभी भी क्यों काट रहे हो? अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। पापा, भाड़ में जाओ, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? अर्जुन दंग रह गई और 9वीं राजकुमारी भी दंग रह गई। 9वीं राजकुमारी ने अपना दाहिना नितंब ढक लिया और जल्दी से बिस्तर के पैताने की तरफ चली गई। उसने दोनों हाथों से रजाई का एक कोना पकड़ा और अर्जुन को उलझन भरी नजरों से देखा। वह फुसफुसाई, तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुमने धोखा दिया। उसके प्रदर्शन को देखकर अर्जुन और भी हैरान रह गया। इस कमबख्त लड़की को बचपन से किसी ने उंगली तक नहीं छुई। क्या हो सकता है कि उसे दुर्व्यवहार सहने की आदत हो? राजकुमारी ने सींग पकड़ लिया और गुस्से से बोली, तुमने इसे मेरे लिए साफ किया। हां। अर्जुन की आवाज बहुत गहरी थी। राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। चाहे अर्जुन ने उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की, उसने एक न सुनी और बस लगातार रोती रही। अर्जुन वास्तव में उसे मना नहीं सका, इसलिए वह केवल जागीर में वापस जा सका और छोटी नौकरानी की तलाश कर सका। जब अर्जुन ने कहा कि राजकुमारी रोती रही लेकिन उसने कारण नहीं बताया, तो छोटी नौकरानी ने स्पष्ट रूप से गलतफहमी जताई। उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसका गला भर आया। राजकुमारी भी बहुत कड़वी है। क्या हो रहा है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इतनी कड़वाहट क्या है? नौकरानी हिचकिचाई और फुसफुसाई, युवा मास्टर जियांग, कृपया मेरे पीछे आओ। जब वे दोनों बगीचे में एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो दासी ने साहस करके कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आशा है कि आप राजकुमारी को यह बात नहीं बताएंगे। दरअसल राजकुमारी ने जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह किसी का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रहा हूं? अर्जुन की ने कहा। नौकरानी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, वह अर्जुन का इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार करो? मेरा मतलब है हमारे हाउतियन साम्राज्य के अर्जुन का इंतजार करो। अर्जुन दंग रह गया और लगभग सारी बात उगल ही दी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी गुप्त मिशन में भाग लेने के लिए उसके आने की बात उजागर हो गई हो? क्या 9वीं राजकुमारी को पता चल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो इस मामले के बारे में जानते हैं। एक हैं एल्डरशी बेहोंग, एक हैं छठे राजकुमार और दूसरे हैं मिस्टर जिंग वुचेन। लेकिन अगर वह सचमुच उजागर हो भी गई तो भी वह उसका इंतजार क्यों करेगी? अर्जुन को लगा कि यह मामला और भी अजीब होता जा रहा है। दासी ने फुसफुसाते हुए कहा, महारानी को अपने जीवन में सबसे अधिक मार्शल आर्ट से प्रेम था। 12 संप्रदायों की अंतिम संयुक्त परीक्षा के बाद से उन्होंने गुप्त रूप से अपना दिल युवा गुरु अर्जुन को दे दिया है। कुछ समय पहले महारानी राजकुमारी ने भी अपना भेष बदलकर हाउजिंग से चुपके से बाहर निकल गई थीं। वह युवा गुरु अर्जुन को ढूंढने के लिए 3 बार हावरान संप्रदाय गईं, लेकिन तीनों ही बार वह चूक गईं। ये उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। यह वाकई अप्रत्याशित था। नौकरानी ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या इस बार अर्जुन को दुल्हन की टीम में शामिल किया गया है? उसे अर्जुन का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? दरअसल मैंने नहीं सोचा था। नौकरानी ने आह भरी। महाराज के दिल में हमेशा से थोड़ी बहुत किस्मत रही है। वह हमेशा कल्पना करती है कि अगर 10,000 में एक भी मौका हो तो भी युवा स्वामी अर्जुन संयोग से हाउजिंग आ सकते हैं। जब भी वह खाली होती है तो वह आमतौर पर पुरुष होने का नाटक करती है और हाउजिंग में घूमती रहती है।
इस उम्मीद में कि वह यंग मास्टर अर्जुन से मिल सकेगी, क्योंकि वह अपने दिल में अच्छी तरह जानती है कि इस बार वह शादी करने के लिए 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप जा रही है। शायद इस बार हाउजिंग छोड़ने के बाद वह इस जीवन काल में कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसे युवा मास्टर अर्जुन को फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन हाउरान संप्रदाय का सदस्य है, वह हाउजिंग में घूमने क्यों आएगा? अर्जुन ने कहा। दासी ने आह भरते हुए कहा, या तो राजकुमारी दयनीय है या फिर मेरा मुंह तो देखो। नौकरानी ने जल्दी से अपना चेहरा थप्पड़ मारते हुए कहा, युवा मास्टर जियांग, इस बारे में किसी को मत बताना, अन्यथा मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने यह बात आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसका कारण समझ सकते हैं। एक कारण है कि जब उन्होंने आते समय महारानी के साथ कुछ ज्यादा ही व्यवहार किया तो वह अपना आपा खो बैठी। मैं समझ गया, तुम नीचे जा सकते हो। अर्जुन ने हाथ हिलाया। हाँ, नौकरानी ने झुककर कहा। युवाफू अनहाओ, यह नौकर चला गया है। अर्जुन विवादित विचारों के साथ बगीचे में खड़ा था। उसने अपनी वजह से जाने से इनकार कर दिया। यह संयोग ही था कि उसके और उसके बीच इतने झगड़े हो चुके थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। हालांकि वह यहीं थी। अगर वह जिंदगी भर भी इंतजार करे तो भी अर्जुन का इंतजार करना उसके लिए नामुमकिन होगा। अगर वह इंतजार करती रही तो उसे नहीं पता था कि उसे वहां से निकलने में कितना समय लगेगा। भूल जाओ, कुछ मत करो, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम अर्जुन हो? नौवीं राजकुमारी ने आंखें फैलाकर अर्जुन की ओर देखा। हाँ, मैं ही हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, राजकुमारी, चलो जल्दी से चले, मैं सचमुच देर नहीं कर सकता। यह देखते हुए कि संप्रदाय युद्ध 5 महीनों में शुरू हो जाएगा, मुझे आश्चर्य है कि हमें 9 स्वर्गों की इस यात्रा से लौटने में कितना समय लगेगा। मैं छी। नौवीं राजकुमारी ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर तुम अर्जुन होती तो मैं जू के युए होती। तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैं वास्तव में अर्जुन हूं, अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। नौवीं राजकुमारी ने कहा, हालांकि मैंने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि वह केवल 1.7 मीटर लंबा है। आप 2 मीटर लंबे हैं और अर्जुन का प्रतिरूपण करना चाहते हैं, तो आप कुछ प्रयास क्यों नहीं करते? तुम जा रहे हो या नहीं? अर्जुन ने गुस्से से कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। नौवीं राजकुमारी ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अर्जुन नहीं पहुंच जाती। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, एक और बात कहो। नौवीं राजकुमारी इतनी डर गई कि वह बिस्तर के कोने में जाकर बैठ गई। चलो, कल चलते हैं। मुझे मत मारो, लड़कियों को यूं ही नहीं पीटा जा सकता। अर्जुन ने गुस्से से कहा, अपना सामान पैक करो और कल चले जाओ। चलो, तुरंत चलते हैं। तुम इतनी उग्र क्यों हो? नौवीं राजकुमारी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अर्जुन को फिर कभी नहीं देख पाएगी, इसलिए वह रोने से खुद को रोक नहीं पाई। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे आज तुम्हें पीटना ही है। अर्जुन जल्दी से ऊपर जाना चाहता था। नौवीं राजकुमारी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दयनीय स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रोऊंगी। देखो, इसके अलावा अगर मैं इंतजार करना चाहूं तो भी छठा भाई मुझे जाने नहीं देगा। आह आह, अर्जुन ने आह भरी। अगले दिन अर्जुन नौवीं राजकुमारी को वापस जागीर में ले आया और उसे तुरंत चले जाने का आदेश दिया। उसी समय 5 अन्य रहस्यमय युवक भी प्रकट हुए। ये लोग भी समर्थक दल की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे संप्रदाय से थे। अर्जुन की तरह उन्हें भी गुप्त रूप से भेजा गया था। ये लोग ओरिजिन रिटर्न के 9वें स्तर पर थे और अब तक छाया में छिपे हुए थे। समूह के रवाना होने से पहले छठे राजकुमार ने अर्जुन को फिर से बुलाया। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। छठे राजकुमार ने अर्जुन को गहराई से देखा और कहा, पहली 2 यात्राएं विफल रहीं, लेकिन अगर हम इस बार भी असफल रहे तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। एक बार
संप्रदाय युद्ध समाप्त हो जाने पर गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय का प्रभाव असहनीय हो जाएगा। अर्जुन, क्या आप इसका महत्व समझते हैं? समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। छठे राजकुमार, निश्चिंत रहो। भले ही मैं टूट जाऊं, मैं 9वीं राजकुमारी को 9 आकाश साम्राज्य में भेज दूंगा। तुम्हें अपना शरीर चकनाचूर करने की जरूरत नहीं है। छठे राजकुमार ने अर्जुन का कंधा थपथपाया और कहा, मैं जीना चाहता हूं 9वीं बहन। अगर मिशन सचमुच नाकाम हो जाता है तो तुम्हें उसे बिना किसी नुकसान के मेरे पास वापस लाना होगा, चाहे आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अध्याय 602। अर्जुन, व्यक्तिगत मिशन के अलावा मेरे पास आपके लिए एक स्वतंत्र मिशन भी है। छठे राजकुमार ने 2 चीजें निकाली। एक भेड़ की खाल से बना नक्शा था और दूसरी एक किताब, और यह किताब थी गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल पांडुलिपि, जिसे अर्जुन वापस ले आई थी। छठे राजकुमार ने नक्शा फैलाया और कहा, ब्लू टाइड महाद्वीप और 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के बीच करोड़ों मील की दूरी है। मूलतः सबसे तेज तरीका सीधे पहुंचने के लिए आधिकारिक टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करना होगा। लेकिन अब गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय ने पहले ही 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के आधे हिस्से को नियंत्रित कर लिया है, और उनकी शक्ति पहले ही 9 फर्मामेंट्स साम्राज्य से कहीं अधिक हो गई है। यदि हम सीधे 9 फर्मामेंट्स के आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे में चले जाएं, तो यह एक भेड़ के बाग के मुंह में प्रवेश करने के बराबर होगा। हां, शिष्य समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। 9 आकाश महाद्वीप में केवल एक ही साम्राज्य था, 9 आकाश महाद्वीप साम्राज्य। अतीत में आकाश गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय ने पूरे 9 आकाश महाद्वीप को एकीकृत करने में 9 आकाश महाद्वीप साम्राज्य की सहायता की थी। लेकिन अब स्थिति पहले से बहुत अलग थी। इन 2 श्रेष्ठ संप्रदायों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, और ज्यूक्सियाओ साम्राज्य एक कठपुतली शासन बनने वाला था। तो इस बार तुम्हें खुद ही जल्दी करनी होगी। छठे राजकुमार ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, आपको आधिकारिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से लगातार 3 छलांगों के लिए स्वर्गीय दफन महाद्वीप, लाल चंद्रमा महाद्वीप और लाल पृथ्वी महाद्वीप का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करना होगा। आपको लाल पृथ्वी महाद्वीप पर कारवां के उड़ने के तरीके को बदलना होगा और अपने दम पर 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में प्रवेश करना होगा। वर्तमान में 8 महान संप्रदायों की शक्तियां इस प्रकार वितरित हैं। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय गहन संप्रदाय और दूसरा सबसे शक्तिशाली उड़न मेघ संप्रदाय एक लोहे की छड़ से एकजुट हैं और हमारे खिलाफ शत्रुतापूर्ण स्थिति में हैं। उसी समय मेरे 8वें सबसे मजबूत हाउरान संप्रदाय ने लाल पृथ्वी महाद्वीप के एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय और महासागर महाद्वीप के स्टारसी संप्रदाय के रूप में अपने दोस्तों की पुष्टि की है। अन्य 3 संप्रदाय, छठे स्वर्गीय दफन महाद्वीप का गहन अधोलोक संप्रदाय, 7वें लाल चंद्र महाद्वीप का दिव्यपंख संप्रदाय और चौथे ग्लेशियर महाद्वीप का आदि अराजकता संप्रदाय अभी भी तटस्थ हैं। ये 3 प्रथम श्रेणी के संप्रदाय वर्तमान में स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने पहले ही कुछ इरादा दिखा दिया है। उनके गहन आकाश संप्रदाय में शामिल होने की बहुत संभावना है। अर्जुन ने खुद से कहा, छठे राजकुमार चाहते हैं कि मैं इन 3 संप्रदायों के पास स्वर्णिम शरीर अटूट भेजूं और उन्हें इसमें शामिल करूं। छठे राजकुमार ने प्रशंसा में सिर हिलाया और कहा, यही मेरा मतलब था। भले ही हम इन 3 संप्रदायों को मित्र न बना सकें, हमें कम से कम उन्हें तटस्थ तो रहने देना चाहिए। हमें उन्हें गहन आकाश संप्रदाय के अधीन होने में अग्रणी नहीं बनने देना चाहिए। यदि वे पहले ही गहन आकाश संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भले ही हम आगामी संप्रदाय युद्ध में अच्छे परिणाम प्राप्त करें, हम अपनी हार से उबर नहीं पाएंगे। आप जानते हैं, अर्धदानव शरीर ने मार्शल दुनिया की संरचना को बदल दिया है और हमारे समय की मार्शल दुनिया को इतिहास के शिखर पर पहुंचा दिया है।
आधे राक्षस के शरीर वाले एक मार्शल कलाकार को 300,000 से अधिक वर्षों के इतिहास में सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार माना जा सकता है। अर्जुन ने कहा, इसलिए हमारे मार्शल ओरिजिन कैलेंडर के मार्शल कलाकारों के लिए अभी केवल दो विकल्प हैं। या तो वे गहन आकाश संप्रदाय के अधीन हो जाएं और राक्षसी परिवर्तन स्वीकार करें, या फिर वे इतिहास की धारा से विलुप्त हो जाएं। यह एक बहुत ही सरल बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या आप शैतानी करना चाहते हैं? बाकी सभी तो शैतानी है, सिर्फ आप ही शैतानी नहीं है। तो फिर आप किसी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले में कहीं नहीं टिक सकते। अगर आप में से 1 दर्जन लोग भी मिल जाएं, तो भी आप किसी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के बराबर के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा पाएंगे। उस स्थिति में यदि तीनों तटस्थ संप्रदाय राक्षसीकरण को स्वीकार नहीं करते, तो प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में उनकी स्थिति खोखली बात बनकर रह जाती। छठे राजकुमार ने कहा, बड़े शिबेहोंग का इरादा यह है कि आपके स्वर्ण शरीर को अविनाशी घोषित करने से पहले आपको संप्रदाय युद्ध में प्रथम स्थान प्राप्त करने दिया जाए। लेकिन हमारे साम्राज्य के दृष्टिकोण से ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन ने पूछा। छठा राजकुमार मुस्कुराया। उसने किताब को 2 हिस्सों में फाड़ दिया और कहा, तुम नीला अधोलोक संप्रदाय और दिव्य पंख संप्रदाय के पास से गुजरोगे और उन्हें स्वर्णिम शरीर के अटूट पहले 4 स्तरों का मंत्र सिखाओगे। जब तक हम उन्हें मिठास का स्वाद चखाते रहेंगे, वे स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि क्या करना है। कम से कम हमने उन्हें एक तीसरा विकल्प तो दिया है। जब आप संप्रदाय युद्ध में अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे, तो उन्हें हमसे मंत्र के अंतिम 3 स्तरों के बारे में पूछना होगा। आखिरकार हर कोई ऐसा नहीं बनना चाहता जो न तो मानव हो और न ही राक्षसी। अगर उनके पास विकल्प हो तो हर कोई इंसान बनने को तैयार है। राजकुमार पवित्र है, अर्जुन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। राजकुमार ने कहा, यह मिशन लीक नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी को इसके बारे में पता भी चल जाए। वही वाक्य। संप्रदाय में भर्ती के मिशन के लिए आप सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, साथ ही आप सबसे बुरे उम्मीदवार भी हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? शिष्य समझता है, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। शिष्य राजकुमारी को उसकी हैसियत के कारण कभी खतरे में नहीं डालेगा। छठे राजकुमार ने खुशी से अर्जुन के कंधे को थपथपाया और कहा, अटूट स्वर्ण शरीर आपको एक अद्वितीय योग्यता देगा। एस्कॉर्ट और व्यक्तिगत टीम भी आपको एक दूसरी योग्यता देगी। अर्जुन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह का इनाम चाहते हैं? असल में अर्जुन कहना चाहता था कि वह अपने देश के लिए, अपने योगदान के लिए कोई इनाम नहीं चाहता। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि वह ऐसा क्यों चाहेगा। जब हाउतियन शाही वंश इसे वहन कर सकता है, तो वह इसे क्यों नहीं चाहता? शिष्य चाहता है दिव्य बिजली। अर्जुन ने एक पल सोचा, लेकिन फिर भी बहादुरी से ऐसा अनुरोध किया। दिव्य बिजली? क्या आप विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की बात कर रहे हैं? छठे राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। दुर्भाग्य से हमारे हाउतियन साम्राज्य में ऐसी कोई चीज नहीं है। हालांकि हमारी रॉयल अकादमी में विश्व विनाशक दिव्य बिजली का एक खजाना नक्शा छिपा हुआ है। अगर तुम 2 मिशन पूरे कर लो तो मैं तुम्हें यह खजाना नक्शा दे सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। दिव्य बिजली कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे शक्ति और प्रभाव से प्राप्त किया जा सके। यह सब भाग्य का खेल था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शाही परिवार के पास दिव्य बिजली का खजाना होगा। यदि वह उस खजाने का नक्शा प्राप्त कर लेता तो वह अपने जीवन में तीसरी दिव्य गड़गड़ाहट का स्रोत प्राप्त कर पाता। अर्जुन, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, मुझे यह मानना पड़ेगा। छठे राजकुमार ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। इस कार्रवाई का मतलब यह था कि यह बहुत अस्पष्ट संकेत था कि छठा राजकुमार पुनः अर्जुन को संकेत दे रहा था। छठे राजकुमार ने कहा,
जब आप सभी मिशन पूरे करने के बाद हाओतियान लौटे तो हाओजिंग जरूर आए। मुझे आशा है कि मुझे भी आपकी जैसी प्रतिभा मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे इससे भी ज्यादा उम्मीद है कि आप मेरे दाहिने हाथ बनेंगे। यह वाक्य निस्संदेह किसी के लिए भी एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचने का संकेत था। हालांकि अर्जुन हिचकिचाया। उसने एक पल सोचा और कहा, राजकुमार, इस शिष्य को इस विषय पर विचार करने दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें बताना था। तुम जा सकते हो। छठे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अर्जुन के चले जाने के बाद छठे राजकुमार के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मेजों और कुर्सियों को लात मारते हुए गुस्से से कहा, वह अभी भी मेरे सामने झुकने से इनकार कर रहा है। खयू खयू, तुम दोनों से निपटना सचमुच कठिन है। हालांकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जिसे मैं भर्ती न कर सकूं। अर्जुन, तुम मेरी हो। तुम्हें मेरी ही होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी हो। कोई व्यक्ति। हाँ। छठे राजकुमार के पास एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वू चेन थे। छठे राजकुमार ने कहा, आपको व्यक्तिगत रूप से ब्लूस्टोन शहर की यात्रा करनी चाहिए और सभी स्तरों पर सरकारों को आदेश देना चाहिए कि वे जियांग कबीले के विकास में पूरी तरह से सहयोग करें और उन्हें सबसे उदार आधिकारिक समर्थन दें। छठे राजकुमार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैं चाहता हूं कि अर्जुन को पता चले कि मैं उसके प्रति कितना अच्छा हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरा आभारी रहे ताकि वह मुझे और मना न कर सके। यह अधीनस्थ समझता है। श्री वू चेन का चेहरा चमक उठा और गायब हो गया। अध्याय 603। इसी समय छठे राजकुमार द्वारा पहनी गई अंगूठी से एक महिला की आकृति बाहर निकली। वह महिला किसी आत्मा की तरह लग रही थी, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह एक अत्यंत भयावह श्रेणी की कृत्रिम आत्मा थी। गुरुजी, कलाकृति आत्मा पारदर्शी थी। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मुस्कुराई। जब आपके पास पहले से ही मिस्टर वूचेन है तो फिर अर्जुन को शामिल करने की क्या जरूरत है, जो सिर्फ स्वर्ग मूल क्षेत्र में है? छठे राजकुमार ने अपने हाथ पीछे करके आकाश की ओर देखा और कहा, हालांकि वो चेन ठीक है, वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है। आगे विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्जुन अलग है। मैं महसूस कर सकता हूं कि अर्जुन और मैं एक ही तरह के लोग हैं। केवल मेरे जैसे लोग ही अर्जुन की क्षमता देख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में पूरी दुनिया का राजा बनूंगा और मुझे विश्वास है कि अर्जुन भी भविष्य में मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया का राजा होगा। आम लोग हमारे बीच इस भावना का अनुभव करने के लायक नहीं है। औसत दर्जे के लोगों में ऐसा करने की योग्यता नहीं है। मैं उसे चाहता हूं। मैं उसे चाहता हूं। क्या इसे सहानुभूति माना जाएगा? कलाकृति आत्मा मुस्कुराई। हाउजिंग सैन्य अड्डा। सेना शहर में प्रवेश नहीं करती थी। यह सभी राजवंशों का लौह नियम था। हाउजिंग शहर की सुरक्षा गार्ड्स लीजन कोर द्वारा की जाती थी और हाउजिंग की परिधि की सुरक्षा का दायित्व सेना के तुरुप के पत्तों में से एक हाउजिंग गार्ड्स कोर का था। सभी स्तरों के सैन्य नेता हाउजिंग शहर में रहते थे, लेकिन सैन्य मुख्यालय हाउजिंग शहर के बाहर स्थित था, जो एक बड़ा शहर था जिसे स्वर्गीय खाई कहा जाता था। सबसे बड़ा आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे हेवनली चैजम सिटी में स्थित था। अगर किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति बुरे इरादों से आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए यहां आता तो उसे सेना द्वारा तुरंत दबा दिया जाता। बेशक इसके अलावा दुनिया भर में बड़ी संख्या में नागरिक टेलीपोर्टेशन संरचनाएं भी फैली हुई थीं, जिनमें से अधिकांश उजाड़ अवस्था में थीं। जब गहन आकाश संप्रदाय के लोग ब्लू टाइड महाद्वीप पर आए तो उनमें से कुछ लोग समुद्र पार करने वाले उड़ते जहाजों से आए थे और कुछ अज्ञात और दफन लोग टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के माध्यम से आए थे। उनकी टीम पहले ही रवाना हो चुकी थी। जल्द ही वे हाउजिंग से निकलकर हेवनली चैस्म सिटी पहुंच गए। स्वर्गीय खाई शहर से हजारों किलोमीटर दूर
कड़ी सुरक्षा वाली गश्ती दल पहले ही दिखाई देने लगे थे। वह सचमुच हवा से अछूता था, एक भी मच्छर अंदर नहीं आ सकता था। एक युवा गुरु होने के नाते अर्जुन को स्वाभाविक रूप से विशेष सम्मान मिला। पूरी टीम में केवल वह और राजकुमारी ही गाड़ी का आनंद ले सकते थे। बाकी 5 रहस्यमय मूल क्षेत्र विशेषज्ञ स्वयं सड़क प्रकार के राक्षसी जानवरों की सवारी कर रहे थे। बाकी शाही रक्षक तुरंत भाग खड़े हुए। गाड़ी के अंदर अर्जुन चुपचाप उन पुस्तकों को पलट रहा था जिन्हें वह इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में वह कुछ और सोच रहा था। पहले पड़ाव पर उसे स्वर्गीय दफन महाद्वीप में प्रवेश करना था और डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय से संपर्क करने का रास्ता खोजना था। यह पूरा करना आसान काम नहीं था। सबसे पहले जुहानमिंग संप्रदाय तटस्थ था। चाहे वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय हो या हाओरान संप्रदाय, वे सभी घृणित थे। उन्हें स्वर्ण शरीर अटूट कला को स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया जाए, यह एक कठिन समस्या थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई खजाना लेकर किसी को दे दें तो वह उसे जरूर ले लेगा। उन्हें आपके उपहार को स्वीकार करने के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर विचार करना होगा। यही कारण था कि उसका सुनहरा शरीर अजेय था। वास्तव में उसे एक गर्म आलू जैसा अस्तित्व माना जा सकता था। मिस, हम यहां हैं। उसके सामने एक साधारण मार्शल कलाकार के वेश में एक गार्ड ने ऊंची आवाज में घोषणा की। मैं समझ गई। 9वीं राजकुमारी ने पर्दा उठाया और बाहर देखा। वे औपचारिक रूप से स्वर्गीय खाई शहर के द्वार में प्रवेश कर चुकी थीं। यह आदेश लो और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के प्रभारी जनरलों को ढूंढो। वे मुझे आधे घंटे के उपयोग के अधिकार दें। राजकुमारी ने धीमे स्वर में एक पत्र दिया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल अतुलनीय रूप से मूल्यवान था। विभिन्न बड़े कुलों के व्यापारी अन्य महाद्वीपों के साथ व्यापार करना चाहते थे और यह आधिकारिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण था। आधे घंटे का प्रयोग शेर के मुंह के समान था। जब अर्जुन ने आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका दल एक कारवां के वेश में था और उसके पीछे हाउतियन साम्राज्य की महंगी सामग्री से भरी 20 गाड़ियां थीं। हालांकि इन 20 गाड़ियों को दूर जाने में केवल 1 मिनट से भी कम समय लगा। आधा घंटा वास्तव में अर्जुन ने आह भरी। जब तक वे टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुंचे, वहां पहले से ही हजारों व्यापारी और मार्शल आर्टिस्ट टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़े थे। वे सड़कों पर गुस्से से गालियां दे रहे थे। अर्जुन गाड़ी से बाहर कूदा और उसे देखा। टेलीपोर्टेशन एरे का आकार देखकर वह दंग रह गया। स्वर्गीय चैस्म सिटी में 16 मुख्य टेलीपोर्टेशन एरे थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग महाद्वीपीय प्लेटों की ओर जाता था। कभी कभी सैकड़ों छोटे टेलीपोर्टेशन एरे भी होते थे, जिनका उपयोग अधिक विस्तृत टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता था। जहां तक मुख्य टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का प्रश्न है, उनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 1000 मीटर था। इतनी शानदार संरचना स्थापित करने के लिए अर्जुन भी खुद से नहीं कह सकता था, तुम कौन हो? तुम कतार में क्यों नहीं लग रहे हो? चलो तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। जब अर्जुन और अन्य लोग स्वर्गीय दफन महाद्वीप के टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर कदम रखने वाले थे, तो कबीले के एक जनरल ने चिल्लाने से खुद को नहीं रोका। 9वीं राजकुमारी ने चिल्लाते हुए जनरल की ओर देखा और कहा, अपना मुंह खोलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, समूह को आगे ले जाने के प्रभारी 5 रहस्यमय मूल क्षेत्र मार्शल कलाकारों में से एक अचानक प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वाणिज्यिक कुलों के जनरल उड़ गए। हमला! वहां अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले कबीले के दूसरे सेनापति आगे बढ़े और राजकुमारी की टीम को घेर लिया। इसके तुरंत बाद कबीले के अन्य योद्धा, जो पहले से ही बहुत असंतुष्ट थे, भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। यह दृश्य देखकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे क्रोध से उसके फेफड़े फट जाएंगे। आपको लाइन में कूदना था, लेकिन अंत में आप फिर भी किसी को मारना चाहते थे।
क्या तुम बगावत करना चाहती हो? नौवीं राजकुमारी के चेहरे पर ठंडक छा गई। अगर वह हाथ हिलाती रही तो स्वर्गीय खाई शहर के सैनिक एक साथ सभी उपद्रवियों को पकड़ लेंगे। इस समय राजकुमारी ने सचमुच अपना दाहिना हाथ उठाया था। अर्जुन ठंडे चेहरे के साथ राजकुमारी की गाड़ी के पास गया और फुसफुसाया, मिस, अपनी पहचान पर ध्यान दे। मेरी पहचान का क्या हुआ? नौवीं राजकुमारी ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, इन उपद्रवी लोगों ने सचमुच मुझसे अभद्र भाषा में बात करने की हिम्मत की। अगर मैं आज इन्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, आधिकारिक व्यवसाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौवीं राजकुमारी चिल्लाई, मैं सरकारी काम से आई हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आपके नितंब में खुजली हो रही है? नौवीं राजकुमारी के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से कहा, मैं मुसीबत खड़ी करना बंद नहीं कर सकती। तुम लोगों को इतनी आसानी से क्यों मारना चाहती हो? ठीक है, तुम जाकर उनसे माफी मांगो, हमें जल्दी करनी होगी। रहस्यमयी मार्शल आर्टिस्ट हक्का बक्का रह गया। वह बस झुककर और गुस्से से पिटे हुए जनरल से माफी मांग सकता था। इस समय सेना भी समायोजन करने के लिए आगे आई, इसलिए इस छोटी सी गड़बड़ी को समाप्त माना जा सकता है। चलो चले। राजकुमारी ने हाथ हिलाया और पूरा काफिला टेलीपोर्टेशन एरे पर चढ़ गया। टेलीपोर्टेशन एरे से निकली एक तेज रोशनी के बाद काफिला गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो आसमान में पहले से ही बारिश हो रही थी और जो काफिला उसके करीब था वह एक अपरिचित सैन्य शहर में दिखाई दिया था। यह स्थान स्वर्गीय दफन महाद्वीप था। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, हमारा हाउतियान अभी भी सुबह में है और स्वर्गीय दफन महाद्वीप में पहले से ही रात हो गई है। मिस, पहले बसने के लिए जगह ढूंढे। अध्याय 604। स्वर्गीय दफन महाद्वीप, प्रकाश का विस्फोट शहर। यदि कोई व्यक्ति स्थानिक छलांग लगाने और अगले गंतव्य रेड मून कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी के आधिकारिक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना चाहता था तो उसे स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता था और संबंधित औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था। इसमें कुछ समय लगेगा और यह थोड़ा सा समय अर्जुन के लिए जुआनमिंग संप्रदाय के साथ संवाद करने का अवसर था। इस समय प्रकाश नगरी में बेहद चहल पहल थी। सबसे पहले संप्रदाय की चुनौती नजदीक आ रही थी और सभी महाद्वीप जश्न मना रहे थे। दूसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी 2 दिनों में एक पिल मार्शल सम्मेलन आयोजित करने जा रहा था और इस सम्मेलन का आयोजक द डार्क अंडरवर्ल्ड सेक्ट था। विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न भू आकृतिक विशेषताओं में विभाजित किया गया है। यह जुआनमिंग संप्रदाय 8 महान संप्रदायों में से एकमात्र था और जुआनदाओ साधकों को कुछ अजीब चीजों से खेलना पसंद था, जिनमें गोलियां, कठपुतलियां और कुछ मजेदार गैजेट शामिल थे। जुआनमिंग संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय के साथ पूरा स्वर्गीय समाधि महाद्वीप भी गहन दाओ तकनीकों से भरा हुआ था। यहां तक कि साधारण लोगों के हाथों में भी कुछ विशेष गहन दाव खिलौने होते थे। जैसे ही काफिला बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी की सड़कों पर चला, उन्हें अचानक ही असामान्य समृद्धि का अनुभव हुआ। व्यस्त सड़कों पर खूबसूरत और सुंदर कठपुतलियां आती जाती रहती थीं। उनके हाथों में या तो बढ़िया शराब होती थी या फिर विभिन्न कुलों से युद्ध कला और गहन कलाओं में निपुण लोगों को भर्ती करने के लिए भोज आयोजित करने के निमंत्रण पत्र होते थे। अरे, ये औरतें कितनी खूबसूरत हैं! बदकिस्मती से ये सब नकली हैं। राजकुमारी चंचल थी और बार बार पर्दे खोलकर इधर उधर देखने लगी। एक विशाल जमीनी यात्रा करने वाली फूलों की नाव धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच से गुजरी। इस नाव के ऊपर एक बड़ी और डरावनी गोली शोधन भट्टी रखी थी। जहाज पर सवार लोग गोलियों की भट्टी में तरह तरह की मीठी जड़ी बूटियां डालते रहे। जब गोलियों की भट्टी फटी तो मिठाइयां हर जगह उड़ने लगीं। अनगिनत पैदल यात्री और बच्चे पूरे रास्ते फूलों की नाव के पीछे पीछे चलते रहे।
तथा खाने के लिए कैंडी पाने की खुशी में होड़ लगाते रहे। यह जगह वाकई दिलचस्प है। एक गार्ड शांत होकर दूसरे गार्डों से मुस्कुराते हुए बातचीत करने लगा। जल्दी करो और मेरे लिए कुछ कैंडी लाओ, मैं भी इसे खाना चाहती हूं। राजकुमारी उत्साह से चिल्लाई। दोनों गार्डों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, फिर तुरंत बाहर भाग गए। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह राजकुमारी के मजे लेने का इंतजार करे और फिर सराय में जाए तो पता नहीं उसे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। युवा मिस, मैं सराय से संपर्क करता हूं। व्यवस्था करने के बाद मैं आपको लेने वापस आऊंगा। अर्जुन ने निर्देश दिया और खुद चला गया। रोशनी का शहर बहुत बड़ा था। हाल ही में वहां 2 भव्य कार्यक्रम होने वाले थे, इसलिए वहां लोगों की भीड़ थी। अर्जुन को लगातार 20 से ज्यादा बेहतरीन सराय मिल गई थीं, लेकिन वहां पर्याप्त कमरे खाली नहीं थे। उनके बेड़े के आकार को देखते हुए राजकुमारी को भी एक सराय का मालिक होना जरूरी था। एक युवा स्वामी होने के नाते अर्जुन को भी एक सराय का मालिक होना पड़ा। 5 रहस्यमय विशेषज्ञ एक कमरे में रहते थे और बाकी पहरेदारों की संख्या 100 से ज्यादा थी, इसलिए उन्हें कम से कम 10 बड़े कमरों की जरूरत थी। अर्जुन केवल इसके बारे में बुरा बोल सकता था और जिन लोगों ने पहले से कमरा बुक कर लिया था उन्हें कमरा छोड़ने के लिए राजी करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता था। अर्जुन ने जो सराय बुक की थी उसका नाम था ग्राहकों का स्वागत करते 100 फूल। उसका आकार बहुत बड़ा था और बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। अर्जुन ने आखिरकार कमरा बुक कर लिया और जानवरों के बाड़े की व्यवस्था कर ली। हॉल से बाहर निकलने से पहले उसने अचानक रहस्यमय लोगों की एक छोटी सी टोली को अंदर आते देखा। वहां कुल 4 रहस्यमय व्यक्ति थे और उनमें से प्रत्येक ने काले वस्त्र पहने हुए थे तथा उनके चेहरे पर काले घूंघट थे। 4 स्वर्गीय कमरे। काले कपड़े पहने एक आदमी ने काउंटर पर सोने के सिक्कों से भरा एक थैला थपथपाया। माफ कीजिए मेहमान, हमारा आखिरी कमरा इस युवा मालिक ने पहले ही बुक कर लिया है। दुकानदार जल्दी से मुस्कुराया और अर्जुन की ओर इशारा किया। वे चारों एक ही समय में अर्जुन की ओर देखने के लिए मुड़े और अर्जुन भी उनकी ओर देख रहा था। इन चारों लोगों का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। अर्जुन के निजी विचार के अनुसार ये चारों लोग आकाशमूल क्षेत्र की साधना में विशेषज्ञ होने चाहिए थे और उनमें से प्रत्येक स्वर्ग मूल क्षेत्र में था। उनके शरीर पर गहन दाव उतार चढ़ाव को देखकर ही पता चलता है कि उनकी गहन दाव विरोधाभास तकनीक की उपलब्धियां मोरुषि से कहीं अधिक थीं। युवक, क्या तुम हमारे लिए 4 कमरे दे सकते हो? काले वस्त्र पहने एक आदमी आया और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। एक पल में एक विचित्र और अजीब तकनीक अर्जुन के कंधे में घुस गई और उसके दिमाग में घुस गई। मूलतः यह कोई बड़ी बात नहीं थी और इस पर आसानी से चर्चा की जा सकती थी। हालांकि जैसे ही उस व्यक्ति ने बात की, उसने एक अजीबोगरीब तकनीक से अर्जुन के विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इससे अर्जुन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह मन ही मन उपहास करने लगा। माफ करना, मैंने जो कमरा बुक किया है वह भी बहुत छोटा है, मैं इसे बाहर नहीं जाने दे सकता। अर्जुन ने अपना बायां हाथ काले वस्त्र पहने आदमी के हाथ के पीछे रख दिया। बिजली की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति ने तुरंत उस आदमी के शरीर को भेद दिया। सफेद बिजली एक तेज तलवार में बदल गई और सीधे उस आदमी के दिल पर जा लगी। तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन मंद मंद मुस्कुराई। उस आदमी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने झट से अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और मुट्ठियां भींच लीं। तो ये कोई साथी किसान है, माफ करना, चलो चलते हैं। यह कहकर काले वस्त्र पहने वह आदमी जल्दी से सराय से बाहर चला गया। हालांकि उसके तीनों साथी इस बात से सहमत नहीं थे। काले वस्त्र पहने एक महिला पास आकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने छोटे भाई से बात करूंगी। अर्जुन ने उसके कंधों पर अपनी बाहें रखीं
और मुस्कुराते हुए कहा, बस बहुत हो गया। मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर मत करो। चलो, तुम जवान हो, पर बहुत गुस्से में हो। काले वस्त्र वाली महिला मंद मंद मुस्कुराई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और तारों सी खूबसूरत दो आंखें अर्जुन से टकराईं। एक पल में अर्जुन को लगा कि उसके आस पास की हर चीज तेजी से उससे दूर जा रही है। कुछ ही देर बाद अर्जुन अचानक एक खाली सफेद दुनिया में प्रकट हुई। यहां आसमान सफेद था और जमीन भी सफेद थी। आकाश और धरती के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, बस वो खूबसूरत औरत थी। यह अर्जुन चौंक गया। पहली बार उसे इतनी शक्तिशाली चाल का सामना करना पड़ा था। महिला मुस्कुराई और अर्जुन की तरफ हाथ हिलाया। उसने अलविदा का इशारा किया और गायब हो गई। चहल पहल भरी सराय में अर्जुन काउंटर के पास चुपचाप खड़ा था। उसकी पुतलियां फैली हुई थीं और वह बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। काले वस्त्र पहने महिला मुस्कुराई और बोली, यह हो गया। सफेद भूत। अर्जुन की जांच करने वाले पहले काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट असाधारण है। तुम इतनी लापरवाही से एक शक्तिशाली दुश्मन को कैसे अपमानित कर सकते हो? व्हाइट घोस्ट नाम की महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने उसे जेल में फांसा दिया है और गारंटी दी है कि वह अपनी जिंदगी एक मूर्ख की तरह बिताएगा। उसे कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं? छोड़ो, यह जगह तुम्हारे ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है। अभी चले जाना ही बेहतर है। काले वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया और अपने 3 साथियों के साथ चला गया। मेहमान, मेहमान। दुकानदार अर्जुन के सामने हाथ हिलाता रहा, लेकिन वह अर्जुन को जगा नहीं सका। इस समय दुकानदार को शायद अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है। वह प्रकाश के शहर में पैदा हुआ था और रहस्यमय दांव की उसकी समझ बहुत कम थी। उसे डर था कि अर्जुन पर किसी शक्तिशाली अजीब तकनीक का असर हो गया है और वह कभी नहीं जाग पाएगी। सफेद दुनिया। अर्जुन घबराया नहीं था, नहीं वह इतना मूर्ख था कि दुनिया पर बमबारी कर दे। वह जानता था कि इस स्थिति में उसकी आत्मा एक विशेष क्षेत्र में बंद हो गई थी। अध्याय 605। दुकानदार भी बहुत लाचार था। वह झांगनान को, जो एक जीवित व्यक्ति था, जीवन भर यहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता था। दूसरे बेटे, एक गाड़ी तैयार करो और इस युवा स्वामी को डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के पास भेजो, यह देखने के लिए कि क्या डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के लोग उसे बचाने के लिए तैयार हैं। अगर हम उसे बचा लेते हैं तो हमने अच्छा काम किया है। अगर डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो इस व्यक्ति को जंगल में छोड़ दो और खुद मर जाओ। यह युवा गुरु सचमुच लापरवाह है। वह किसी को नाराज नहीं कर सकता। उसे तो गहन दांव के साधकों को नाराज करना ही होगा। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया और हिसाब किताब बराबर करने के लिए सिर नीचे झुकाए रहा। वेटर ने गाड़ी तैयार की और अर्जुन को दूर ले गया। नीला अधोलोक संप्रदाय बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी के शिखर पर स्थित था। यह एक पर्वत शिखर था जिसे शक्तिशाली गहन दाव शक्ति से बलपूर्वक आकाश में ऊपर उठाया गया था। चाहे दिन हो या रात, यह पर्वत शिखर हमेशा बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी के ऊपर तैरता रहता था तथा एक हल्की चमक बिखेरता रहता था। सफेद दुनिया। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों का इस्तेमाल करके पहले ही यह देख लिया था कि इस सफेद दुनिया की आंखें कहाँ हैं। इस अजीब तकनीक को तोड़ना मुश्किल नहीं था। हालांकि लाइटनिंग फोटो इलेक्ट्रिक आई का उपयोग करने के बाद वह यह भी महसूस कर सकता था कि वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है। यह वेटर मुझे डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में भेजना चाहता है। इससे मुझे बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आप इसी स्थिति को क्यों नहीं बनाए रखते? अर्जुन को डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के नीचे भेजने के बाद वेटर एक हल्की सीढ़ी से गुजरा और अर्जुन को पहाड़ के ऊपर ले गया। कौन है यह? नीला पाताल लोक संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में 2 शिष्यों ने उनका रास्ता रोक लिया। वेटर ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक मेहमान रहस्यमयी दाव तकनीक की चपेट में आ गया था और जाग नहीं पा रहा था।
हमारे दुकानदार ने पूछा कि क्या वह आपके संप्रदाय से मदद मांग सकता है। दोनों शिष्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, जल्दी करो और इन्हें ले जाओ। हमारा गहन अधोलोक संप्रदाय कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है। हम यूं ही कैसे प्रवेश कर सकते हैं? रुको। एक और शिष्य को अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन की हालत बहुत असामान्य है। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, देखिए, इस व्यक्ति के हाव भाव थोड़े असामान्य लग रहे हैं। उनमें से कोई साधारण भ्रम तकनीक नहीं है। मुझे देखने दो। एक और शिष्य जल्दी से पास आया और अर्जुन की पलकें हटा दी। कुछ देर अर्जुन की आंखों में देखने के बाद उसने ठंडी सांस ली और कहा, धूर्त तकनीक, जल्दी करो और मास्टर को आमंत्रित करो। इस बदमाश की चाल शायद हमारे दुश्मनों ने रची है। बाद में पहाड़ की चोटी से एक चमकदार रोशनी आई। यह चमकदार रोशनी अर्जुन पर पड़ी और सीधे अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में एक शानदार महल के भीतर एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे ऊपर लाओ। दोनों शिष्यों ने अर्जुन को महल के बीचों बीच बिठा दिया। बूढ़ा आदमी नीचे आया और अर्जुन की हालत देखकर भौहें चढ़ाकर बोला, बिल्कुल, इस बच्चे की चाल जमीन को जेल में डालने के पारंपरिक तरीकों में से एक है। यह हमारे दुश्मनों के पारंपरिक तरीकों में से एक है। मेरे द्वारा उसे जगाने तक प्रतीक्षा करो। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों से मुहर हटा दी और अपनी उंगलियां बढ़ाकर अर्जुन की भौहों के बीच इशारा करना चाहा। जरूरत नहीं है। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। यह जूनियर तो पहले ही बाहर आ चुका है। हॉल के ऊपर सभी शिष्य दंग रह गए। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा चौंक गया और बोला, आप वास्तव में कौन हैं? एक शिष्य चिल्लाया, चाल, हमारे शत्रु ने जान बूझकर ऐसा किया होगा। यह बदमाश अवश्य ही भूत पंथ का शिष्य होगा। कई जुआनमिंग संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। भूत संप्रदाय? ये दो शब्द सुनते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा। भूत संप्रदाय उड़ते बादल संप्रदाय की एक शाखा थी और इसके सभी सदस्य गहनदाव विशेषज्ञ थे। अपने पिछले जन्म में अर्जुन के उड़ते बादल संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वह जानता था कि यह रहस्यमय भूत संप्रदाय मौजूद है। हालांकि भूत संप्रदाय के जोहानदाव साधकों का स्वभाव आमतौर पर अजीब होता था और वे बाहरी लोगों के साथ मेलजोल पसंद नहीं करते थे, इसलिए अर्जुन उनसे विशेष रूप से परिचित नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि भूत संप्रदाय के शिष्यों की गहन दाव उपलब्धियां मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थीं। वरिष्ठ, कोई गलतफहमी हो गई है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, वरिष्ठता के लिहाज से शायद मुझे आपको मार्शल अंकल कहना चाहिए। आप हैं। बूढ़े व्यक्ति को संदेह नहीं था कि अर्जुन भूत संप्रदाय का सदस्य था, क्योंकि वह बता सकता था कि अर्जुन का स्वभाव राजसी और धार्मिक था। अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी की और अकेले में बूढ़े आदमी से कहा, जूनियर कैंगलान महाद्वीप, हावरान संप्रदाय, अर्जुन। ओह! बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक नरम पड़ गया और वह फुसफुसाया, क्या आप अर्जुन हैं? ठीक है, तुम सब चले जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाकर शिष्यों को हॉल से बाहर भगा दिया। केवल वह और अर्जुन ही पीछे रह गए। बूढ़ा आदमी वापस बैठ गया और बोला, हावरन संप्रदाय के अनुयायी ब्लू टाइड महाद्वीप में साधना नहीं कर रहे हैं। वे संप्रदाय चुनौती में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। वे हमारे स्वर्गीय दफन महाद्वीप में क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने अपने इरादे बताए और गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल फॉर्मूला की पहली 4 परतें प्रस्तुत कीं। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, प्रकृति संप्रदाय और हाओतियान साम्राज्य के इरादे नेक हैं। हमारा जुआनमिंग संप्रदाय आभारी है। आप वापस जा सकते हैं। हम यह युद्ध कौशल नहीं ले सकते। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वरिष्ठ,
गहन आकाश संप्रदाय स्पष्ट रूप से जुआनमिंग संप्रदाय पर हमला करने जा रहा है। आपको स्वतंत्र रूप से क्यों लड़ना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जुआनमिंग संप्रदाय आपके हाउतियन साम्राज्य के अधीन हो जाए। लेकिन हमारे लिए स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अधीन होने और हाउतियन साम्राज्य के अधीन होने में क्या अंतर है? अर्जुन ने कहा, गहन आकाश संप्रदाय को तुम्हें अधीन करने से अधिक कुछ करना है। वे तुम्हें अपने अधीन करना चाहते हैं। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और कहा, कम से कम यदि आप हमारे साथ सहयोग करते हैं तो हम डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की इच्छा को नियंत्रित नहीं करेंगे, न ही हम आपको ओवरराइड करेंगे। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। यह तो तुम्हारा अपना अनुमान है। इसके अलावा आपके पास हमें यह विश्वास दिलाने की क्या क्षमता है कि आपके साथ सहयोग करने के बाद हम गहन आकाश संप्रदाय द्वारा निगल नहीं लिए जाएंगे? आपका हाउरान संप्रदाय केवल 8वां सबसे मजबूत संप्रदाय है। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति ने पुस्तक का वजन किया और कहा, यह पुस्तक वास्तव में राक्षसी शरीरों से निपट सकती है, लेकिन यह स्वर्गीय स्कायर स्टेज से ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए उपयोगी नहीं है। मैं ईमानदारी से ज्यादा कुछ देखना चाहता हूं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी क्षमता। तो फिर आप हमारी क्षमता के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सरल है। यदि आप हमारे जुआनमिंग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें और 2 दिनों में पिल मार्शल मीटिंग में भूत संप्रदाय के शिष्यों को हरा सकें, तो मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा। यदि आप में इस प्रकार की योग्यता नहीं है, तो मुझे आप पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। शिष्य समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, 2 दिन बाद मैं फिर से आपसे मिलने आऊंगा। डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय को छोड़ने के बाद अर्जुन का दिल भारी था। किसने सोचा होगा कि उड़ते बादल संप्रदाय इतनी जल्दी जुआनमिंग संप्रदाय तक पहुंच जाएगा? वे जुआनमिंग संप्रदाय पर पहले ही दस्तक देना चाहते थे ताकि मुश्किलों का सामना करते हुए जुआनमिंग संप्रदाय पीछे हट जाए। सौभाग्यवश उन्होंने इस मामले को पकड़ लिया और अपने हाथ से भूत संप्रदाय को पीछे खदेड़ दिया। पिल मार्शल मीटिंग वास्तव में गहन दाव तकनीकों के बीच एक प्रतियोगिता थी। आमतौर पर इस तरह की प्रतियोगिता को 3 दिशाओं में विभाजित किया जाता है: गोली शोधन, कलाकृति शोधन और जादुई टकराव। इन तीनों में से पहले 2 अर्जुन के सबसे अच्छे थे। जादुई टकराव के मामले में अर्जुन भी बहुत आश्वस्त था। बिजली की फोटो इलेक्ट्रिक आंखों के साथ यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अध्याय 600 से। जब तक अर्जुन को राजकुमारी की टीम मिली, तब तक राजकुमारी ने लड़ाई शुरू कर दी थी। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग एक बड़ा घेरा बनाकर खड़े थे, जबकि राजकुमारी और एक युवा मार्शल कलाकार भीड़ के बीच में लड़ रहे थे। कई रक्षक भयभीत थे। उन्हें डर था कि राजकुमारी को किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन इतना गुस्से में था कि यह दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह 9वीं राजकुमारी तो बहुत ही घिनौनी है। वह शाही परिवार की सदस्य है, फिर भी वह सड़कों पर आम लोगों से लड़ती है। अगर यह बात बाहर आ गई तो मेरे हाउतियन का चेहरा कहाँ रहेगा? राजकुमारी का प्रतिद्वंदी एक युवक था। वह ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर था, राजकुमारी से एक स्तर नीचे। जब वे दोनों लड़ रहे थे तो दर्शक लगातार जयकार कर रहे थे। तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? अर्जुन गार्ड के पास आई और उसे धीमी आवाज में डांटा। सभी पहरेदार जल्दी से सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन सभी के चेहरों पर कड़वाहट के भाव थे। एक पहरेदार ने फुसफुसाते हुए कहा, सर यंगफू, ये यंग मिस लड़ने पर अड्डी हुई थी। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम कुछ लोगों के सिर काट सकें, और खास बात यह थी कि हम उन्हें रोक भी नहीं पाए। अर्जुन ने आह भरी। वह इन पहरेदारों के कर्तव्यों को जानता था और राजकुमारी के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसने 5 रहस्यमयी मूल क्षेत्र विशेषज्ञों को देखा और मन ही मन सोचा, पहरेदारों ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की।
क्या तुम सब राजकुमारी को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखोगे? परिणाम स्वरूप पांचों तथाकथित मूल क्षेत्र विशेषज्ञों ने अहंकारी भाव से कंधे उचका दिए। उन्होंने अर्जुन की ओर उदासीनता से देखा और तिरस्कार से देखा। अरे, यह चाल तो सुंदर है, लेकिन यह सही समय नहीं है। नौवीं राजकुमारी उछल पड़ी और अपने बाएं हाथ से उस आदमी का कंधा पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। वह आदमी जमीन पर उतरा और नौवीं राजकुमारी की ओर इशारा किया। युआन क्यूई की दो लड़ियां तेजी से राजकुमारी की ओर झपटीं। राजकुमारी ने अपने हाथ काटे और एक छोटी सी घूमती हुई ढाल खींची। ढाल घूमती रही, युआन क्यूई घुमाती रही और उस आदमी की युआन क्यूई उंगली को उड़ाती रही। आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और वह जोर से हंसा। लड़की ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उसके हुनर भी कमाल के हैं। मेरे पास खेलने के लिए कुछ दिलचस्प चीज है। तुम भी मेरे साथ बैठकर पीकर मजा क्यों नहीं लेते? आदमी उसके आलिंगन से छूट गया। एक छोटा सा कठपुतली बंदर अतुलनीय फुर्ती से उसके शरीर पर आगे पीछे रेंग रहा था। अय्या, कितना दिलचस्प है! राजकुमारी बहुत खुश हुई और बंदर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अर्जुन ने राजकुमारी की बांह पकड़ ली और फुसफुसाया, क्या यह खत्म हो गया? इस बदमाश के इरादे बुरे हैं। यदि आप उसके साथ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उसके अधीन हो जाएंगे। छी, मेरी मार्शल आर्ट की क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मुझे कौन रोक सकता है? राजकुमारी ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब उस आदमी ने अर्जुन की बातें सुनी तो उसने अर्जुन को एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा। उसने छोटे बंदर को पीछे हटाया और दूसरी तरफ देखा, फिर मुड़कर चला गया। भीड़ के दूसरी ओर से कुछ आदमी निकल आए। भीड़ को धकेलते हुए वे नौवीं राजकुमारी के पास पहुंचे। ये सभी लोग अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन वे सब चुपचाप राजकुमारी के पास पहुंच गए। पांचों रहस्यमयी मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आखिरकार एक दूसरे को देखा। पांचों ने चुपचाप चक्कर लगाया और तेजी से एक साथ हमला कर दिया, जिससे वे दुष्ट लोग जमीन पर गिर पड़े। राजकुमारी ने खुशी से ताली बजाई और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले उसे देखो, फिर अपनी ओर देखो। तुम 2 मीटर लंबे आदमी हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई मार्शल आर्ट की सिद्धि भी नहीं है। मैं तुम्हें किस काम के लिए चाहती हूं? अर्जुन उससे बहस करने में बहुत आलसी था और बोला, चलो चले, मैंने सराय का प्रबंध कर दिया है। साथ ही उसने मन ही मन सोचा, लगता है उन पांचों के हाथों में कुछ ताकत है। उनके साथ उसे ज्यादा सुकून मिलेगा। सराय में लौटने के बाद दुकानदार ने अर्जुन का खुशी से स्वागत किया। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अब सब ठीक है। दुकानदार, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अर्जुन ने 10 सोने के सिक्के निकाले और काउंटर पर रख दिए। यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। युवा स्वामी, आप बहुत विनम्र हैं। दुकानदार ने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी खुशी सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए। क्या हुआ? राजकुमारी का चेहरा अचानक अर्जुन के पीछे से आया। अर्जुन ने कहा, कुछ खास नहीं, मुझे पहले थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। दुकानदार के बचाव के लिए धन्यवाद। राजकुमारी तुरंत ठठाकर हंसी। कचरा? कैसा कचरा? जब राजकुमारी हॉल में खाना खा रही थी तो जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही गुस्सा आता। वह अचानक उठ खड़ी हुई और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बोली, जियांगरू, मेरे कमरे में आओ। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और केवल उसका अनुसरण कर सका। शेष गार्डों ने सहानुभूतिपूर्ण भाव से अर्जुन को देखा। पांचों रहस्यमय विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें मिस जियांग की सुरक्षा के लिए बेकार कचरे का प्रबंध क्यों करना चाहिए। ऐसा मत कहो, एक और व्यक्ति ने अजीब लहजे में कहा। मेरे पास तीसरे स्तर का मूल वापसी क्षेत्र है। हा। सभी लोग हंस पड़े। पहरेदार थोड़े नाखुश थे। हालांकि वे थोड़े समय के लिए ही मिले थे।
अर्जुन आमतौर पर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। हालांकि वह एक नेक युवा स्वामी था, फिर भी वह पहरेदारों के साथ रहने और भाई कहलाने को तैयार था। हालांकि इन पांचों तथाकथित मूल वापसी विशेषज्ञों की आंखें ऊंची थीं। वे किसी से भी बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे। वे बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। स्पष्टतः वह सभी को गंभीरता से नहीं लेता था। स्वर्गीय कक्ष। जैसे ही अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ, राजकुमारी सीटी बजाती हुई आई। उसने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और उसके नितंब पर थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मारो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मारो। जब मैं रेचक के कारण पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाऊंगी, तब तुम मेरा फायदा उठा सकते हो। देखो, मैं तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाऊंगा। छोड़ो। अर्जुन अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह बस दिखावा कर सका कि वह राजकुमारी को हरा नहीं सकता। उसने बेचैनी से कहा, अपनी पहचान मत भूलना। अब क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरी पहचान क्या है? राजकुमारी ने अर्जुन के नितंब पर दूसरी बार थप्पड़ मारा और खुश होकर बोली, जब तुमने मुझे मारा था तब तुम्हें मेरी पहचान की परवाह नहीं थी। अब जब मैंने तुम्हें मारा है तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी पहचान की चिंता करूं। दुनिया में ऐसा कोई कारण कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैं तुम्हारी गांड नहीं फुलाता। पा 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 पा। झगड़े के बाद अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया और राजकुमारी को गुस्से से घूरने लगा। राजकुमारी ने अपने नितंबों को रगड़ा और अर्जुन को नाराजगी से घूरते हुए कहा, क्यों? तुमने हल्का या भारी हमला नहीं किया? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, युवा कुमारी, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा। जल्द ही आप 9 फर्मामेंट साम्राज्य की सम्राट पत्नी बन जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो। चुप रहो। राजकुमारी इतनी गुस्से में थी कि वह चिल्लाई, मैं ऐसी ही हूं। मैं बचपन से ही ऐसी ही रही हूं। मैं तुम्हें किसी भी शाही उपपत्नी का जिक्र करने से मना करती हूं। यह कहते हुए राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने पहले कभी ऐसी राजकुमारी नहीं देखी थी। वह बस उसके पास जाकर उसे दिलासा दे सका, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छी नहीं हो, बस। हा। राजकुमारी पलट गई और उसकी बर्फ जैसी सफेद जांघें अर्जुन की गर्दन पर आ गईं। वह मुस्कुराई और बोली, तुम जाल में फंस गए हो। मैं देखती हूं कि इस बार तुम कहां भाग सकते हो। जियांगरू, मैं आज तुम्हें नंगा करके खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। अर्जुन गुस्से में था। राजकुमारी बोली, मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकती? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ और मेरे कपड़े उतार दो। मैं देखूंगी कि तुम्हारे जियांग कबीले के पास कितने सिर हैं। अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने कहा, बकवास की भी एक सीमा होती है। मेरी कोई सीमा नहीं है। आप कैसे हैं? राजकुमारी जोर से हंसी और अर्जुन का चोगा फाड़ दिया। अध्याय 607। दोनों में तुरंत ही झड़प हो गई। यद्यपि 9वीं राजकुमारी के पास कुछ मार्शल आर्ट की ताकत थी, लेकिन हर बार जब वह अर्जुन के साथ खिलवाड़ करती थी तो वह अवचेतन रूप से किसी भी मार्शल आर्ट विधि का उपयोग नहीं करती थी। शायद उसे लगा कि अर्जुन की ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए अर्जुन के साथ इस तरह खेलना अधिक मजेदार होगा। लानत है, इसे फाड़ डालो। मैं तुम्हें इसे फाड़ने दूंगा। अर्जुन बिस्तर से कूद गया और अपने सारे कपड़े उतार दिए, केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पीछे छोड़ दिया। आओ, अगर तुम्हें क्षमता है तो इसे मेरे लिए फाड़ दो। अर्जुन सभी से मिल चुका था, लेकिन वह उसके जैसी राजकुमारी से कभी नहीं मिला था। उसके पूर्व शत्रु या तो क्रूर, दुष्ट या अत्याचारी थे, लेकिन अर्जुन ने इन सभी शत्रुओं को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अर्जुन वास्तव में नहीं जानती थी कि इस तरह की कष्टप्रद राजकुमारी से कैसे निपटा जाए। राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन अचानक ऐसा कर देगा। उसने अर्जुन को घूरा, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और बोली, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम बदमाश हो। मैं बेशर्म हूं, बस समय पर। राजकुमारी ने गुस्से से कहा, तुम्हें इतना अयोग्य किसने कहा? तुम कहते हो कि तुम बड़े आदमी हो, लंबे और मजबूत हो, लेकिन तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है।
तुम लोगों को पढ़ना सिखाने पर जोर देते हो। क्या तुम अब भी अपनी प्रतिष्ठा खोना चाहते हो? मेरे हाउतियन पुरुष सभी शक्तिशाली हैं। उनमें से कौन मार्शल आर्ट को अपना पहला लक्ष्य नहीं बनाता? लेकिन तुमको तो देखो। अर्जुन ने बस उसके कंधों को सहलाया और कहा, मैं ऐसी ही हूं। मुझ में बस हिम्मत नहीं है। मैं जिंदगी भर लोगों को सिर्फ पढ़ना सिखाती रही हूं। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो। ठीक है, तुम बदबूदार बदमाश, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? राजकुमारी ने अपने कपड़े फाड़ दिए, केवल अपने निजी अंडरवियर को पीछे छोड़ दिया। तुम पागल हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम बहुत महान हो। तुमने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। राजकुमारी ने अर्जुन को पकड़ लिया और बाहर चली गई। चलो ऐसे ही बाहर चलते हैं। मैं देखना चाहती हूं कि क्या वे 5 विशेषज्ञ तुम्हें मार देंगे। बैंग बैंग। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज उसके दिमाग में आई। राजकुमारी ने जल्दी से अर्जुन को दरवाजे के पास खींच लिया और अर्जुन को एक मौन इशारा किया। मिस, हमारे जमा किए हुए दस्तावेज वापस आ गए हैं। कल औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। देखिए। अर्जुन ने धीरे से संघर्ष किया। उसने सिर्फ एक जोड़ी शॉर्ट्स पहनी थी और राजकुमारी ने उसे लगभग उतार ही दिया था। उन दोनों का आपस में उलझना वाकई अशोभनीय था। लेकिन राजकुमारी को लगा कि अर्जुन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने वाला है। वह इतनी डर गई कि उसने झट से अपनी जांघ अर्जुन की कमर में लपेट ली और फुसफुसाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी इज्जत खराब करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 9 जातियों में शामिल होने दूंगी। पापा। अर्जुन ने राजकुमारी के नितंब पर थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरे परिवार को फिर से धमकी दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बदबूदार लड़की हो। राजकुमारी फुसफुसाई और उसका शरीर तुरंत नरम पड़ गया। मिस, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी अंदर आने की जरूरत है? अंदर मत आओ, राजकुमारी ने जल्दी से कहा। जल्दी करो और चले जाओ। मुझे पता है। हाँ। दरवाजे के बाहर खड़ा गार्ड हैरानी से अपना सिर खुजाता हुआ जाने के लिए मुड़ा। मुझे जाने दो, राजकुमारी ने अर्जुन को घूर कर देखा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, किसने जाने दिया? तुम ही हो जिसने मुझे घेर लिया था। राजकुमारी शर्मा गई और बोली, मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और खिड़की से बाहर कूद गई। अर्जुन इतना हैरान हुआ कि वह खिड़की तक दौड़ा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? किसे परवाह है? मैं खेलने जा रही हूं। मेरे पीछे मत आना, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। राजकुमारी ने हाथ हिलाया और भीड़ में चली गई। हे भगवान! अर्जुन ने अपने माथे को सहारा दिया और अपने दिल में फूट फूट कर रोया। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उसकी सेवा करना पश्चिमी क्षेत्रों से भागने से भी अधिक थकाऊ था? अर्जुन असहाय था और केवल जल्दी से अपने कपड़े पहन सकता था और चुपचाप उसके पीछे बाहर जा सकता था। राजकुमारी को उसके साथ छल करने से रोकने के लिए अर्जुन केवल दूर से ही उसका पीछा कर सकता था और उसे पता नहीं चलने दे सकता था। अगले दिन शाम के समय अर्जुन अकेले ही डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में चला गया। इस समय पूरा जुआनमिंग संप्रदाय घबरा गया था। भूत संप्रदाय के शिष्यों के पास उच्च और गहन दाव सिद्धियां थीं और उनसे निपटना बहुत कठिन था। कल पिल मार्शल मीटिंग है। अगर जुआनमिंग संप्रदाय के अनुयायी असफल हो गए तो पूरे स्वर्गीय दफन महाद्वीप में उनकी बदनामी होगी। गहन निम्न संप्रदाय के बुजुर्ग को अर्जुन की पहचान के बारे में पता था, इसलिए वह भाग्यशाली था कि उसने गहन निम्न संप्रदाय के एक शिष्य के लिए एक नकली पहचान की व्यवस्था की ताकि वह उसके साथ पिल मार्शल मीटिंग में भाग ले सके। अर्जुन। जब पास कोई नहीं था तो बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, कल यह तुम्हारे ऊपर होगा। यदि हमारे संप्रदाय के सभी शिष्य असफल हो जाते हैं तो तुम भी असफल हो जाओगे। आज्ञाकारी होकर इस सुनहरे अटूट मंत्र को वापस ले जाओ। इसे फिर से मत उठाओ। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगले दिन पूरा शहर हिल गया। अनगिनत लोग दिव्य अखाड़े में गोली,
युद्ध सम्मेलन देखने आए थे। यज्ञ मंच देवताओं की बलि देने के लिए एक विशाल मंच था। यहाँ हर साल एक भव्य यज्ञ समारोह आयोजित होता था और इसमें एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। अर्जुन ने इस बैठक में भाग लेने के लिए मानव त्वचा का मुखौटा पहनकर अपना रूप बदल लिया और डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के एक शिष्य के कपड़े भी पहन लिए। दिव्य अखाड़े में राजकुमारी स्वाभाविक रूप से इस जीवंत दृश्य को देखना नहीं चाहती थी। वह खुशी खुशी भीड़ के बीच दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ अतुलनीय रूप से ताजा है। एक राजकुमारी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से हाउतियान साम्राज्य में सामान्य रूप से नहीं घूम सकती थी। वास्तव में वह काफी दयनीय थी। आज जब उसने इस बड़ी घटना का सामना किया तो लड़की का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। हालांकि गार्डों के दर्द को सहने के बाद वे सभी घबरा गए और उसका पीछा करने लगे। मुझे नहीं पता वो बदबूदार जियांगरू कहाँ चला गया। मैं उसे बाद में अच्छा सबक सिखाऊंगी। राजकुमारी ने अपने होंठ भींचे और असंतुष्ट होकर कहा। इस समय एक कांस्य घंटा बजा और वहां उपस्थित 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वर्ग हिला देने वाली जयकारें लगाईं। मैं घोषणा करता हूं कि पिल मार्शल मीटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। डार्क नेदर सेक्ट का एक बुजुर्ग आकाश में तैरता हुआ दिखाई दिया। लैंग शेंग चिल्लाया, प्रतियोगिता का पहला दौर, हथियार गणना। इस बार प्रतियोगिता में कुल 19 जुआनदाओ संप्रदाय के अनुयायी भाग ले रहे हैं। सबसे कम समय और उच्चतम गुणवत्ता वाला व्यक्ति विजेता होगा। जब बुजुर्ग ने नियम बताए तो अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसने पहले राजकुमारी का स्थान पहचाना और थोड़ी राहत महसूस की। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई शिष्यों की खोज की। निश्चित रूप से भूत संप्रदाय के 5 लोग उनमें से थे। पता नहीं यह महज संयोग था या उन्हें सचमुच कुछ आभास हो गया था। काले वस्त्रधारी वह महिला जिसने पृथ्वी को कारागार में चित्रित करके अर्जुन की दिव्य आत्मा को जकड़ लिया था, अर्जुन की ओर देख रही थी और ठीक उसी समय अर्जुन की नजरों से उसकी नजरें मिल गईं। महिला के चेहरे पर अचानक एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। ठीक है, बकवास बंद करो, महिला भौहें चढ़ाकर चिल्लाई। इतने विनम्र शब्द मत बोलो। इस बार हमारा भूत संप्रदाय जुआनमिंग संप्रदाय का साइन बोर्ड तोड़ने आया है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आने दो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? उसकी तेज चीख ने तुरंत ही असंख्य दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। भूत संप्रदाय, यह बुरा है। वे हमें उकसाने के लिए यहां हैं। अगर हमारा जुआनमिंग संप्रदाय विफल हो गया तो क्या यह शर्मनाक नहीं होगा? जुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ने महिला को ठंडेपन से देखा और कहा, पहले दौर के नियम इस प्रकार हैं। सभी भाग लेने वाले शिष्यों को 3 घंटे के भीतर एक शुरुआती पृथ्वी हथियार को परिष्कृत करना होगा। जो भी सबसे कम समय लेगा और जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा। 3 घंटे? पूरे अखाड़े में ठंडी सांसें गूंजीं। क्या यह बहुत मुश्किल नहीं था? यहां तक कि जुआनमिंग संप्रदाय के शिष्यों ने भी इस समय सीमा पर अपना मुंह हिलाया, लेकिन उनके पास इसे मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, 3 घंटे? क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? काले चोगे वाली औरत तिरस्कार से मुस्कुराई। मैं इसे तुम्हारे लिए 2 घंटे में ठीक कर दूंगी। शेखी बघाड़ना। राजकुमारी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ठीक है, फोर्जिंग सामग्री पहले से ही आपके हाथों में है। मैं घोषणा करता हूं कि फोर्जिंग प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। जैसे ही बुजुर्ग ने आदेश दिया, पूरा अखाड़ा उत्साह से उबलने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ में रखी सूची पलटी। उसने जो शोधन सामग्री प्राप्त की थी उसके लिए एक शुरुआती पृथ्वी शस्त्र को परिष्कृत करना जरूरी था। वह एक तलवार थी, जबकि अन्य भाग लेने वाले शिष्य जल्दी से तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने पहले ही सूची को पलट दिया था और सभी शोधन सामग्री को भट्ठी में डाल दिया था। जब सभी ने सूची देखनी शुरू की तो अर्जुन में पहले से ही आग लगी हुई थी और भट्ठी जलने लगी थी। कॉस्मोस अग्नि नियंत्रण तकनीक एक विश्व प्रसिद्ध अर्ध
लौकी तकनीक थी। जब सभी लोग सामग्री को भट्टी में डालने लगे और फोर्जिंग शुरू करने की तैयारी करने लगे, अर्जुन ने भट्टी पर थपकी दी और एक तेज तलवार आसमान में उड़ गई। तेज तलवार जलकर आग जैसी लाल हो गई, जिससे इंद्रधनुषी रंग की रोशनी निकलने लगी। इस समय पूरा मैदान पूरी तरह से शांत था। आह! मेरी मार्शल आर्ट का स्तर इतना बढ़ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी फोर्जिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेज होगी, इसलिए उसने मन ही मन सोचा। अध्याय 608। जबकि सभी अभी भी सदमे में थे, भूत संप्रदाय की लड़की अचानक हंसने लगी। उसकी मुस्कान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां तक कि जुहॉनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग भी उसे देखकर भौंचक के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत क्या कर रही है। महिला ने दूर से अर्जुन की ओर इशारा किया और जोर से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विश्व प्रसिद्ध जुआनदाओ संप्रदाय, जुआनमिंग संप्रदाय, वास्तव में ऐसे घृणित तरीकों का सहारा लेगा। जूनियर, अपने शब्दों पर ध्यान दो। जुआनमिंग संप्रदाय का एक बुजुर्ग गुस्से में धीमी आवाज में चिल्लाया। भूत संप्रदाय की लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आह, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा गहन अधोलोक संप्रदाय दरअसल एक शिष्य को प्रतियोगिता जीतने के लिए धोखाधड़ी जैसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करने देता है, क्योंकि तुम्हें हारने का डर है। बताओ, क्या यह दुनिया की हंसी उड़ाना नहीं है? हाँ, धोखा? भीड़ में हलचल मच गई और श्रोतागण लगातार फुसफुसाने लगे। बीच बीच में तिरस्कार भरी कुछ ठंडी सिसकारियां भी सुनाई देने लगीं। दर्शकों के पास अक्सर ज्यादा निर्णय क्षमता नहीं होती थी। वे यह नहीं बता पाते थे कि किसने धोखा दिया है और किसने नहीं। हालांकि चूंकि एक महिला प्रतियोगी ने ऐसा कहा था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि उसने धोखा दिया हो। उसने सोचा कि अर्जुन की जालसाजी में सफलता बहुत तेज थी। धोखाधड़ी के अलावा इस आश्चर्यजनक परिणाम को समझाने का व्यावहारिक रूप से कोई और तरीका नहीं था। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, जीतने के लिए वास्तव में धोखा देना। भीड़ में पहले से ही विदेशी मार्शल कलाकार जोर जोर से चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि जुआनमिंग संप्रदाय के शिष्य ने धोखा दिया? राजकुमारी ने अपने बगल में बैठे 5 विशेषज्ञों से विचारपूर्वक पूछा। पांचों ने एक दूसरे को कंधे से लगा लिया और कुछ नहीं बोले। उनमें से एक ने एक पल सोचा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, 10 मिनट में एक नौसिखिया पृथ्वी सैनिक बनने की ट्रेनिंग ले लो। यह कोई अजीब बात नहीं होगी यदि ऐसा जुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ हुआ हो, लेकिन उस शिष्य को देखो, वह स्पष्ट रूप से 20 वर्ष का भी नहीं है। अगर उसने धोखा नहीं दिया तो मुझे डर है कि दूसरों को समझाना मुश्किल होगा। यह सच है। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय का एक बुजुर्ग सामने आया। वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि अर्जुन ने हाथ हिलाया है। अर्जुन मुस्कुराते हुए लोहार भट्टी से बाहर निकला। उसने भूत संप्रदाय की लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था कि मैंने धोखा दिया, क्या तुम्हें यकीन है? स्वाभाविक रूप से घोस्ट गेट महिला ने कहा, इतनी कम उम्र में आप कैसे निपुण हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं जब हम 10 मिनट में प्राथमिक पृथ्वी हथियारों की खेती करते हैं? इस बार अन्य प्रतियोगियों ने भी अर्जुन की निंदा की। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यदि आप कहते हैं कि मैंने धोखा दिया, तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? घोस्ट गेट की महिला ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर है कि वह अर्जुन की तरह भाषा के जाल में फंसने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार नहीं भी करती तो भी कोई भी यह कह सकता था कि यह सच था। हालांकि वास्तव में डार्क नेदर सेक्ट के अन्य शिष्यों ने भी अर्जुन के लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनके दिलों में वे भी यह समझने में असमर्थ थे कि अर्जुन ने क्या किया था। अर्जुन ने कहा, चूंकि आपने कहा कि मैंने धोखा दिया, तो आप मुझे यह क्यों नहीं बताते कि मैंने कहां धोखा दिया?
ठीक है, तुमने कहा कि उसने धोखा दिया। तुम्हारे पास सबूत तो होगा ही, है ना? राजकुमारी को यह मजाक देखने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे भीड़ के खिलाफ जाकर वहीं जोर से चिल्लाना पड़ा। भूतनी ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मजाक है? मुझे पता चला कि तुमने धोखा दिया है। क्या तुम्हें अब भी कोई रास्ता ढूंढना है? अगर मैं ऐसा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि एक चिकित्सक की चिकित्सा कौशल पर्याप्त अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे पहले अपनी चिकित्सा कौशल का अभ्यास करना होगा? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात तो सही है। तो बताओ, तुम कैसे मान सकते हो कि मैं धोखा नहीं दे रहा हूं? घोस्ट गेट की महिला ने अपने सामने भट्ठी को थपथपाया और कहा, इसे फिर से परिष्कृत करने के लिए मेरी भट्ठी और मेरी सामग्री का उपयोग करें। अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सबके सामने उस महिला से कहा, क्या आप सच में इतनी दूर जाना चाहती हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे सचमुच परिष्कृत कर दूं, तो तुम्हारा भूत संप्रदाय दादी के घर में बदनाम हो जाएगा। इसके अलावा यह तुम ही थे जिन्होंने यहां आने और बदनाम होने की पहल की थी। क्यों? हिम्मत नहीं हुई? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? महिला ने व्यंग्य किया। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं इसे फिर से करूं? अर्जुन मुस्कुराया और फिर से पूछा। महिला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जल्दी करो और शुरू करो, बकवास बंद करो। परिष्कृत, शीघ्रता से परिष्कृत। गहन अधोलोक संप्रदाय हमारे स्वर्गीय दफन महाद्वीप की रीढ़ है। शीघ्रता से बाहरी लोगों को यह सिद्ध करो। यह सही है। हमारा जुआनमिंग संप्रदाय इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। जल्दी करो और सुधार करो। दर्शकों ने भी जयकारे लगाए। ठीक है, तुमने यही मांगा था। अर्जुन ने महिला को गहराई से देखा। इसके बाद उसने अपनी हथेली प्रगलन भट्टी पर थपथपाई। शक्तिशाली युआन क्यूई ब्रह्मांडीय अग्नि नियंत्रण तकनीक के माध्यम से युआन क्यूई की लपटों में परिवर्तित हो गई और प्रगलन भट्टी क्षण भर में युआन क्यूई से भर गई। इस समय अनगिनत आंखें अर्जुन के शरीर पर इकट्ठी थीं। यह पहली बार था कि जुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्गों ने जियांग नान के कार्यों को गंभीरता से देखना शुरू किया था। जब एक बुजुर्ग ने अर्जुन की तकनीक देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने बगल में बैठे बुजुर्ग से फुसफुसाकर पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आपको लगता है कि इस बच्चे की तकनीक वरिष्ठ भाई हाफ गॉड की ब्रह्मांड अग्नि नियंत्रण तकनीक है? उसके बगल में बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनका स्वर उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था। यह सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी अथाह अग्नि नियंत्रण तकनीक को समझ लेगा। लगता है इस बार हमारा डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय बच जाएगा। आइए पुनः दृश्य पर नजर डालें। जब तक अर्जुन ने आग पर काबू पाया, तब तक घोस्ट गेट महिला की अभिव्यक्ति पहले ही बदलने लगी थी। वह दंग रह गई और उसका दिल धड़क उठा जब उसने अर्जुन की आग को नियंत्रित करने की दिव्य क्षमता को देखा। हे भगवान, इस लड़के की आग पर काबू पाने की तकनीक क्या है? वह इतना गहरा और उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? आधी लौकी की पहचान क्या थी? स्वाभाविक रूप से कई जूनियर्स ने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से गोलियां परिष्कृत करते नहीं देखा था और बहुतों ने कॉस्मोस अग्नि नियंत्रण तकनीक को अपनी आंखों से नहीं देखा था। भूत द्वार की महिला ने केवल अर्जुन के हथियार बनाने में अतुलनीय स्वर्ग विरोधी कौशल को देखा, लेकिन वह संप्रदाय का मार्ग नहीं देख सकी। यह सही नहीं है। 2-3 मिनट बाद डार्क नेदर सेक्ट के एक बुजुर्ग ने कहा, हालांकि यह बच्चा कॉस्मोस फायर कंट्रोलिंग तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन उसकी शोधन विधि एक प्राचीन आकर्षण से भरी हुई है। यह शोधन विधि सीनियर ब्रदर हाफ गॉड से पूरी तरह अलग है। जुआनमिंग संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग का चेहरा सदमे से भर गया। इस तरह की कलाकृति बनाने की तकनीक वास्तव में अनसुनी है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन की गढ़ाई की विधियां 90,000 साल पहले से विरासत में मिली थीं। बहुत कम आधुनिक लोग इसे पहचान पाए हैं। 5 मिनट बीते, 7 मिनट बीते, 9 मिनट बीते। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह उछल पड़ा
और गलाने वाली भट्टी पर थपकी दी। प्रगलन भट्टी का ऊपरी आवरण उठा दिया गया और एक तेज तलवार आकाश में उठ गई। 9 मिनट। अर्जुन ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह शुरुआती अर्थ सोल्जर को 1 मिनट में ही निखारने में कामयाब रहे। भूत द्वार वाली औरत का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसके पूरे शरीर पर मानो बिजली गिर गई हो। वह लगातार 3-4 कदम पीछे हटी और अर्जुन को राक्षसी निगाहों से देखने लगी। एक क्षण में ही दर्शकों ने जोर से तालियां बजाईं। सबसे बड़े संदेह के बाद तालियां और भी तेज हो गईं। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है? अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर जलती हुई तलवार पकड़ ली। फिर उसने भूत द्वार वाली औरत से धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर घोस्ट गेट लड़की अवाक रह गई और उसने चाहा कि काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढ पाती। यह वास्तव में चेहरे पर एक तमाचा था जब उसने एक पत्थर उठाया और अपने पैर पर मार लिया। अध्याय 609। अच्छा अच्छा अच्छा। राजकुमारी भीड़ में शामिल हो गई, जोर से चिल्लाई और 2 बार सीटी भी बजाई। हा, कितना शक्तिशाली। राजकुमारी ने उत्साह से अपने बगल में खड़े पहरेदार को पकड़ लिया और चिल्लाई, इसे देखो, इसे देखो। हमारे साम्राज्य ने ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों नहीं पैदा किया? हालांकि तालियां बहुत तेज थीं और राजकुमारी के शब्द जल्दी ही ध्वनि तरंगों में डूब गए। अपना चेहरा दिखाओ, ये तो बहुत बड़ा शो था। बर्स्ट ऑफ लाइट सिटी के स्थानीय लोगों को बेहद गर्व महसूस हुआ। इस पिल मार्शल मीटिंग में द डार्क अंडरवर्ल्ड सेक्ट ने दुनिया को साबित कर दिया था कि वे अडिग हैं। हालांकि केवल ज़ुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ही जानते थे कि क्या हो रहा है। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, वरिष्ठ भाई हाफ गॉड सचमुच भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा चमत्कारी शिष्य मिला है। हाँ, यह सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। एक अन्य बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। उसके दिल में कड़वाहट थी। अरे, उस औरत, अब तुम्हें और क्या कहना है? यह सही है। क्या आपने नहीं कहा था कि उसने धोखा दिया? अब जब लोग हथियार बनाने के लिए आपकी भट्टी और सामग्री का उपयोग करते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? भीड़ ने तुरंत उसका अनुसरण किया। भूत संप्रदाय की लड़की ने गुस्से से दांत पीस लिए। थोड़ी देर बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी गहन दांव तकनीक अप्रत्याशित है। तुम सिर्फ हथियार बनाना जानते हो और इतने लापरवाह हो। यह ज्ञात होना चाहिए कि यह कलाकृति गणना गहन दांव के भीतर केवल एक विधि है। बधाई हो। अर्जुन ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभिनय करने पर जोर दिया हो। क्या तुमने मुझे अपनी पहल पर ऐसा करने के लिए नहीं कहा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भूत संप्रदाय की लड़की इतनी गुस्से में थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। आधा घंटा बीत चुका है, कृपया जल्दी करें। इस समय एक बुजुर्ग ने प्रतियोगियों को समय की याद दिलाई, इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया करता और जल्दी से जालसाजी शुरू कर देता। 3 घंटे बाद पूरी पिल मार्शल मीटिंग में कुल 500 प्रतिभागी शिष्यों को बाहर कर दिया गया और केवल 200 या उसके आसपास ही बचे। वे बड़ी मुश्किल से परीक्षा पास कर पाए। भूत संप्रदाय के 5 लोग वाकई बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने 2 घंटे में अपनी खोज पूरी कर ली। अर्जुन से थोड़ा ही पीछे रहे और दूसरे से 6ठे स्थान तक भयानक परिणाम प्राप्त किए। लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पर रही घोस्ट गेट की महिला को 1 घंटा 40 मिनट लगे। उसका दूसरा स्थान अर्जुन के पहले स्थान से काफी कमजोर था। जोरदार जयकार के बीच प्रगलन सत्र समाप्त हो गया। 500 से अधिक प्रतियोगी मैदान से बाहर चले गए और 200 प्रतियोगी गोलियां बनाते हुए अगले चरण में प्रवेश कर गए। कठिनाई की दृष्टि से गोलियों को परिष्कृत करना हथियारों को परिष्कृत करने से एक स्तर अधिक कठिन था। आखिरकार शोधन सामग्री मृत थी और गोली शोधन सामग्री जीवित थी। पौधों को भी जीवित प्राणी माना जा सकता है। दर्शकों का उत्साह एक नए स्तर पर पहुंच गया था।
यद्यपि परिष्कृत गोलियां दर्शकों को नहीं दी गईं, फिर भी हर कोई उत्साह से चिल्ला रहा था। झुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ने नियमों की घोषणा की। गोली शोधन प्रक्रिया में प्रतियोगियों को कम से कम 3 टियर 5 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक ही गोली शोधन सामग्री का उपयोग करना था और असीमित समय के भीतर शीर्ष 50 में आगे बढ़ना था। दूसरे शब्दों में, 3 गोलियों का एक बैच। निम्न श्रेणी की गोलियां आसानी से उपलब्ध थीं। 100 से ज्यादा गोलियों का बैच कोई नई बात नहीं थी। हालांकि ग्रेड जितना ऊंचा होता, उतनी ही ज्यादा गोलियां बनाना मुश्किल होता। यह बात टियर 5 गोलियों के लिए खास तौर पर सच थी। एक ही बैच में पूरी गोली बनाना काफी अच्छा माना जाता था। 3 गोलियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इससे भी अधिक असामान्य बात यह थी कि झुआनमिंग संप्रदाय द्वारा दी गई गोली का नुस्खा एक टियर 5 कायाकल्प गोली थी। कायाकल्प गोली सबसे आम और सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों में से एक थी, लेकिन बाजार में 5वीं श्रेणी की भयावह कायाकल्प गोली कभी नहीं आई थी। आमतौर पर कायाकल्प करने वाली बसंत की गोलियां सिर्फ दूसरी श्रेणी की गोलियां होती थीं। तीसरी श्रेणी की गोलियों में भले ही वे दुर्लभ हों, चौथी श्रेणी की गोलियां तो और भी दुर्लभ थीं। 5वीं श्रेणी की गोलियों के बारे में तो अर्जुन ने कभी सुना भी नहीं था। हाँ, भूत संप्रदाय के शिष्य असाधारण रूप से खुश थे। भूत संप्रदाय की लड़की ने उत्साह से कहा, वाह, मुझे इस बार टियर 5 कायाकल्प गोली की रेसिपी मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह डार्क नेदर संप्रदाय के अनन्य रहस्यों में से एक है। भूत संप्रदाय का एक अन्य शिष्य भी बहुत खुश था। बुरा नहीं है, यह वास्तव में एक बड़ी फसल है। आह, कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने गोली का नुस्खा देखा और पहले तो बहुत खुश हुआ। गोली का नुस्खा याद आने के बाद वह भविष्य में टियर 5 कायाकल्प गोली को परिष्कृत कर सकेगा। इस श्रेणी की कायाकल्प गोली का निश्चित रूप से बेहद भयानक उपचारात्मक प्रभाव होगा। हालांकि जितना ज्यादा उसने उसे गौर से देखा, उतना ही शक होता गया। टियर 5 कायाकल्प गोली के लिए जरूरी सामग्री दुनिया में दुर्लभ थी, यह सच था। हालांकि गोली के नुस्खे में कहा गया था कि स्प्रिंग रेस्टोरेशन गोली को परिष्कृत करने के लिए 150 प्रकार की स्पिरिट जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रोफाउंड अंडरवर्ल्ड सेक्ट ने केवल 159 प्रकार की सामग्री ही उपलब्ध कराई। इस गोली के नुस्खे में 150 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के नाम नहीं दिए गए थे, केवल शोधन विधियां दी गई थीं। दूसरे शब्दों में, 9 जड़ी बूटियां गलत थीं। आपको इसे खुद ही हटाना होगा। हे भगवान, अर्जुन ने गहरी सांस ली। यदि कोई एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी अनावश्यक थी, तो यदि वह उसे एक एक करके आजमाए, तो उसे अधिकतम 151 बार आजमाना पड़ेगा। अब जबकि 9 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, तो यदि वे उन्हें एक एक करके मूर्खतापूर्ण तरीके से आजमाते, तो यह एक बड़े पैमाने की परियोजना होती। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय हर प्रतियोगी को सिर्फ 5 सेट स्पिरिट जड़ी बूटियां देता था। यानी अगर वह 5 बार असफल हो गया, तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की परीक्षा तो बस असामान्य कठिनाई वाली है। अर्जुन दंग रह गया। अन्य शिष्यों ने भी इस स्थिति को देखा। क्षण भर में पूरा पिल मार्शल महासम्मेलन शोक से भर गया। झुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराते हुए कहा, एक उत्कृष्ट कीमियागर को न केवल शक्तिशाली कीमिया कौशल को समझने की आवश्यकता होती है, बल्कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पूरी समझ भी होनी चाहिए। घोस्ट गेट की महिला ने गुस्से से कहा, आप स्पष्ट रूप से जानबूझकर हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। आपका झुआनमिंग संप्रदाय असफलता से डरता है, इसलिए आइए हम सभी को एक साथ असफल होने दें। हे, क्या अच्छी विधि है। घोस्ट गेट वाली महिला की आवाज में उपहास भरा स्वर था। झुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा, यदि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते, तो दूसरों को बहुत प्रतिभाशाली होने का दोष न दें। तुम क्या कह रहे हो? भूत संप्रदाय की लड़की गुस्से में थी।
इस समय अर्जुन ने पहले से ही आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीच अंतर करना शुरू कर दिया था। छठी श्रेणी हेमोस्टैटिक घास, छठी श्रेणी टर्सल अस्थि फूल, छठी श्रेणी सांप रक्त फूल, छठी श्रेणी। अर्जुन अवाक रह गया। इस तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां भी बहुत आम थीं। ये बाजार में बिकती थीं, लेकिन ज्यादातर पहली या दूसरी श्रेणी की होती थीं। अगर कोई तीसरी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी मिल जाए तो वह बहुत कीमती होगी, लेकिन अब उसके द्वारा प्राप्त सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां छठी श्रेणी की थीं। दूसरे शब्दों में, ये स्पिरिट जड़ी बूटियां कम से कम 1,00,000 साल पुरानी थीं। मुख्य बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सही हैं और कौन सी गलत। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप अपनी बिजली जैसी फोटो इलेक्ट्रिक आंखें प्रदर्शित कीं। उनकी जांच के अंतर्गत 159 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं, जिनमें से सभी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। पता चला कि सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां असली थीं, जिससे कठिनाई बढ़ गई। वे 9 गलत जड़ी बूटियां कौन सी थीं? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। पूरी पिल मार्शल मीटिंग भी गतिरोध में आ गई थी। अब तक किसी ने भी गोलियों को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की थी। टियर 5 कायाकल्प गोली के लिए सामान्य कायाकल्प गोली की तुलना में कहीं अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। अध्याय 6-7-10। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय सचमुच इतना बेशर्म हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा घोस्ट गेट वाली औरत ने कहा था, वे सभी प्रतियोगियों को खत्म करने की योजना बना रहे हों? 9 अनुपयुक्त जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाया गया था। यह व्यावहारिक रूप से एक अपूर्ण जांच प्रक्रिया थी। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि कोई भी इस तरह का परीक्षण पूरा कर सकता है। इस मामले का सार यह था कि ये 159 प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियां मानव शरीर के लिए लाभदायक थीं, जिससे लोगों के लिए उनके बीच अंतर करना और भी कठिन हो गया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और गतिहीन रहा। हालांकि भूत संप्रदाय के 5वें राजकुमार भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने पाया कि अर्जुन हिल नहीं रहा था और उनके दिलों को थोड़ा आराम मिला। इसमें डरने की क्या बात है? सबसे बुरी बात यह है कि अगर हम दोनों मिलकर असफल हो भी जाएं, तो भी जब तक कोई भी गोली का शोधन पूरा नहीं कर पाता, तब तक इसे स्वीकार्य माना जा सकता है। अर्जुन ने गहन निचले संप्रदाय के बुजुर्ग की सीट पर विचारपूर्वक नजर डाली। उसने मन ही मन सोचा, यदि जुआनमिंग संप्रदाय जानबूझकर चाहता है कि सभी लोग गोलियों को परिष्कृत करने में असफल हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि वे दूसरों को जीतने देने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने जो 9 प्रकार की अवांछित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दी थीं, वे स्पष्ट रूप से सभी को असफल करने के लिए पर्याप्त थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलत दिशा में सोच रहा था? क्या वहां 9 तरह की अवांछित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं थीं? इस समय अर्जुन ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा और डांटा, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? मैं वास्तव में इस मामले के बारे में भूल गया था। वरिष्ठ हाफ गॉड ने एक बार कहा था कि गोलियों को परिष्कृत करते समय कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग बलि के रूप में किया जाता है। तथाकथित देना या लेना का अर्थ है कि 9 अतिरिक्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां गोली शोधन के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। क्या वे वास्तव में औषधीय सामग्री हैं? अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सभी 159 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां गोलियों की भट्टी में डाल दी। इस क्षण पूरा अखाड़ा गूंज उठा। सबकी निगाहें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस लड़के को क्या हो गया है? क्या इसे सचमुच कोई रास्ता मिल गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर कोई खिलवाड़ कर रहा है। भूतनी लड़की हक्की बक्की रह गई। चलो उसका मजाक देखते हैं। अर्जुन के अलावा किसी और ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया था, इसलिए अर्जुन स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया। गहन अधोलोक संप्रदाय के
सभी बुजुर्ग अर्जुन की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। यह कहने के बजाय कि इस तरह की असामान्य परीक्षा पिल मार्शल मीटिंग को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए थी, यह कहना बेहतर था कि वे जानबूझकर अर्जुन की प्रतिभा पर विचार कर रहे थे। यदि वे प्रकृति संप्रदाय की ओर झुकना चाहते थे और स्वर्गीय गहन संप्रदाय को अस्वीकार करना चाहते थे, तो उन्हें यह देखना था कि प्रकृति संप्रदाय की क्षमता कितनी महान थी। किसी संप्रदाय की क्षमता स्वाभाविक रूप से उसके अनुयायियों द्वारा निर्धारित होती थी। अर्जुन ने उत्साह से गहन अधोलोक संप्रदाय के वरिष्ठ आसनों की ओर देखा और फिर तुरंत गोली भट्ठी में एक उग्र ज्वाला प्रज्वलित कर दी। 9 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां हैं। हमें इन 9 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोजना होगा। अर्जुन गोलियों की भट्टी को घूरता रहा। अपनी भयानक दिव्य वज्र शक्ति से वह 59 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में होने वाले परिवर्तनों को सटीक रूप से भांप सकता था। उन्होंने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युतीय आंखों का प्रयोग किया और इस शक्तिशाली दृष्टि के बीच अर्जुन ने पाया कि कैसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां परस्पर अनन्य और एक दूसरे के लिए आकर्षक थीं। धीरे धीरे उन्हें एक स्पिरिट जड़ी बूटी का पता चला। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में इसके जलने और पिघलने की गति अन्य स्पिरिट जड़ी बूटियों की तुलना में तेज थी। यह अनावश्यक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत आध्यात्मिक जड़ी बूटी को अलग कर दिया। एक क्षण में आध्यात्मिक जड़ी बूटी की औषधीय शक्ति तुरंत ही संपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी की गेंद के चारों ओर फैल गई और इसका आध्यात्मिक जड़ी बूटी की गेंद को पोषण देने वाला प्रभाव हुआ। फिर अर्जुन ने पाया कि तीनों जड़ी बूटियों की पिघलने की गति बहुत धीमी थी। ये तीनों भी अनावश्यक हैं। अर्जुन ने इन 3 प्रकार की आत्मिक जड़ी बूटियों को जलाने के लिए और भी ज्वालाएं दीं। उन 3 प्रकार की आत्मिक जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति एक तीक्ष्ण तलवार में बदल गई और सीधे आत्मिक जड़ी बूटी के गोले में घुस गई। इसके बाद अर्जुन ने पाया कि शेष आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसी दर से पिघल रही थीं, जिससे उन्हें छानने के लिए इस विधि का उपयोग करना कठिन हो गया। औषधीय जड़ी बूटियां एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। मुझे 4 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिली हैं जिनका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में किया जा सकता है। इसलिए अन्य 5 जड़ी बूटियां इन 4 जड़ी बूटियों के साथ संगत होनी चाहिए। यह सही है। मुझे उन 150 प्रकार की स्पिरिट जड़ी बूटियों की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस 5 अन्य प्रकार की स्पिरिट जड़ी बूटियां ढूंढनी है जिनका उपयोग दवा बनाने के लिए किया जा सके। अर्जुन ने मन ही मन सोचा और पाया कि 4 औषधीय अवयवों के प्रभाव में 5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का असाधारण प्रभाव था। इसका कारण यह था कि 5 स्पिरिट जड़ी बूटियों का इस्तेमाल गोलियों को परिष्कृत करने में नहीं किया गया था, बल्कि उनका प्रभाव बेअसर करने वाला था। बाकी 4 जड़ी बूटियों के प्रभाव को कम कर दिया गया था ताकि उनके शक्तिशाली औषधीय प्रभाव दूसरी स्पिरिट जड़ी बूटियों पर असर न करें। अर्जुन ने सभी 5 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को निकाला और उनकी औषधीय शक्ति का उपयोग 4 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों द्वारा लाई गई शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति की भरपाई के लिए किया। तुरंत ही चारों औषधीय अवयवों की शक्ति कम हो गई और सौम्य हो गई। बिल्कुल सही, मुझे मिल गया। अर्जुन बहुत खुश हुआ। यह तो बस पहला कदम था और वह 150 तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियों को स्प्रिंग रिस्टोरेशन पिल में परिष्कृत करने वाला था। अर्जुन ने आग पर सटीक नियंत्रण किया और कुछ मिनट बीत गए। अर्जुन के माथे से लगातार ठंडा पसीना गिर रहा था। सब लोग एकदम चुप थे। हर कोई अर्जुन के लिए पसीना बहा रहा था। यहां तक कि आमतौर पर शोर मचाने वाली राजकुमारी भी अब अपना मुंह ढकने लगी। वह घबराई हुई और उत्तेजित दोनों महसूस कर रही थी। धीरे धीरे 7 घंटे बीत गए। अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं। वह उछल पड़ा और भट्टी पर अपनी हथेली से थपकी दी। गोली भट्टी से जोरदार धमाका हुआ
और ऊपरी ढक्कन खुल गया, जिसके बाद एक बहुरंगी रोशनी निकली जो सीधे आसमान में जा गिरी। सफलता! सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। होश होश होश! 5 पारदर्शी गोलियां बाहर आ गईं। अर्जुन उछल पड़ा और जल्दी से 5 गोलियां अपने हाथ में ले लीं। उसने 5 गोलियों को फिर से देखा और पाया कि उनकी सतहें प्रकाश की लहरों से भीगी हुई थीं और उनके चारों ओर प्रतिदीप्ति की एक हल्की परत छाई हुई थी। ठीक है, डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन का उत्साहवर्धन किया। 5! हाहा, यह 5 है, निर्धारित संख्या से 2 ज्यादा। दर्शकों ने खुशी से जयकार की। 7 घंटे की सुस्त परिशोधन प्रक्रिया के बाद अंततः वातावरण अपने चरम पर पहुंच गया। असंभव! भूतनी लड़की दांत पीसते हुए चिल्लाई। यह असंभव है। तुम्हें गोली का सही नुस्खा बहुत पहले ही पता चल गया होगा। बेशर्म! जुआनमिंग संप्रदाय के बुजुर्ग एक साथ चिल्लाए। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें शक है कि हमारा जुआनमिंग संप्रदाय जानबूझकर पानी छोड़ रहा है? घोस्ट गेट वाली महिला ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, वह वास्तव में एक ही बार में सभी 9 प्रकार की अवांछित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को छानने में सक्षम था। यह बस एक रहस्यमय कहानी है। अर्जुन मुस्कुराए। तुम्हें किसने बताया कि 9 तरह की अवांछित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होती हैं? ये तो बस तुम्हारी अपनी पूर्व धारणाएं हैं। इन 159 स्पिरिट जड़ी बूटियों में से प्रत्येक अनावश्यक नहीं है, लेकिन उनमें से 9 का उपयोग औषधीय सामग्री के रूप में किया जाता है। बकवास! बेशक मुझे दवा के बारे में पता है, घोस्ट गेट वाली महिला चिल्लाई। हालांकि गोली के नुस्खे में औषधीय सामग्री का उपयोग करने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्योंकि कायाकल्प गोली का औषधीय परिचय सीधे गोली शोधन के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। अन्यथा आप टियर 5 गोली में कैसे विकसित हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी औषधियां हैं। भूत संप्रदाय की लड़की अड़िग थी। अर्जुन ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने औषधीय अवयवों में कैसे अंतर किया? तुरंत ही अर्जुन ने अपनी विशिष्ट चयन प्रक्रिया समझाई ताकि हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। इस बच्चे का दिमाग असाधारण है। जुआनमिंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। औषधीय सामग्री चुनने की इस विधि को हर कोई अपने दिल में छुपाए हुए था। एक कीमियागर का यह सबसे अनमोल अनुभव था। इसे दुनिया के सामने कौन प्रकट करना चाहेगा? लेकिन अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की।